वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा आज मैं जैक का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो जैक का फाइनल एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका जो है विषय सामाजिक विज्ञान से जो है बहुवैकल्पिक प्रश्नों को लाया हूँ, जिसको बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को लाया हूँ। इसमें से मैं 40 एमसीक्यू को कराऊंगा और यह एमसीक्यू जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप लोग जो है वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। डेली जो है 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे और जो है अगर हमारे वीडियो में आप लगातार बने रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हम आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को ला रहा हूँ। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ और लगातार मैं वीडियो में एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने का चांसेस होगा, उस क्वेश्चन को लेकर मैं आ रहा हूँ। छाट के क्वेश्चन ला रहा हूँ। यह क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसे जो है ढूंढ कर निकालने में भी काफ़ी मेरा वक्त जाता है। इसलिए आप वीडियो को जो है बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखते रहिए। और जो मैं सीरीज़ में क्वेश्चन लाते जा रहा हूँ, प्रत्येक दिन जो है 2-3 वीडियो, जो 4 वीडियो ऐसे करके अपलोड होता जा रहा है, उसको आप जिस क्लास से रिलेटेड वीडियो आ रहा है अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप देखते जाएं। सभी क्लास के लिए मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि सभी क्लास का जो है एग्ज़ाम डेट वो आ चुका है और बहुत ही ज़रूरी है यह वीडियो देखना आप लोगों के लिए। चलिए, फ़िलहाल जो है आप लगातार ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, आपका जो है वो रिज़ल्ट बहुत बेहतर होगा, बेस्ट होगा, इसका मैं कामना करता हूँ। फ़िलहाल मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन है, इसमें से इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। देखेंगे लिखा हुआ 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है उदारवाद, दूसरा दिया है साम्यवाद, तीसरा दिया है राष्ट्रवाद और चौथा दिया है निरंकुशवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, राष्ट्रवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद बिना जो है आंसर देखे आप जो है सबसे पहले खुद से आंसर देने का प्रयास करें। बस क्वेश्चन को देखना है और आंसर ढक देना है। आंसर ढक के पहले आप ऑप्शन को देख करके आप आंसर खुद से दे लें, उसके बाद ही आंसर देखेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर बेहतर होगा। चलिए फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांस में जो है वो प्रथम विद्रोह, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 जुलाई, तो यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए उत्तर भी दिया हुआ है 4 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो पहला जो ऑप्शन है
जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, तो ये भी इसका राइट आंसर है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, तो ये भी इसका राइट आंसर है। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, तो ये भी उसका राइट आंसर है। इस तरह से देखेंगे तीनों ऑप्शन राइट है, इसका मतलब इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो लिखा हुआ है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे खेड़ा जो है यहाँ पे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है वो एक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर लिखा हुआ है। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया? निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में ही लिखा हुआ है आलू में जो है वो बीमारी आ गया जिसके वजह से जो है लाखों लोग जो है मौत के मुंह में चले गए थे, और जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण क्या हो गए थे, मर गए थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है ना, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश शामिल थे? देखिए यहाँ पे जो एक गुट था यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध का, तो उसमें एक तो नाज़ी थे, जर्मनी थे, जापान था, इटली था, और दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था उसमें जो है वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पे देखेंगे पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत। दूसरा ऑप्शन में लिखा है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। अब आगे देखेंगे इसका जो ऑप्शन आगे है, इसका जो ऑप्शन आगे लिखा हुआ है देखिए ब्रिटेन, सोवियत संघ, यहाँ पे देखेंगे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। तो इस तरह से देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था उसमें ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, है ना, फ्रांस था और अमेरिका था। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा हुआ है 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो यहाँ पे देखेंगे उत्पादन की, रोजगार का, आय और व्यय का, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन का भी हुआ था, यहाँ पे आय और व्यवहार से भी रिलेटेड था कि भयानक गिरावट आई थी, और रोजगार का भी भयानक गिरावट आया था। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखेंगे
तो यही इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? बुनकरों को जो है कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो यहाँ पे देखेंगे कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। कच्चे कपास के निर्यात में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इसलिए जो है बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना करना पड़ा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मैं लाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका जो आंसर है वो सामने ही दिया हुआ है। क्या करें, इस पर पीडीएफ जो है उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाया, तो इसका जो आंसर है वो सामने ही दिया है। बट आप जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर खुद से देने का कोशिश करें। उसके बाद जो है आप मेरा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसको देखें, ठीक है ना। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर लिखा है 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सी थी? तो यहाँ पे देखेंगे 19वीं सदी के दौरान की बात कर रहा है, तो 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश में सर्वाधिक गतिशील उद्योग का बात करेंगे तो कपास और धातु था। कपास और धातु जो था वो गतिशील उद्योग में से जाना जाता था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 11 नंबर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो मुद्रण तकनीक जो है वो सबसे पहले चीन में विकसित हुआ। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? मतलब गुलामगिरी के लेखक कौन थे इसके बारे में बताना है। तो गुलामगिरी के जो लेखक थे यहाँ पे देखेंगे ज्योतिबा फूले जो है वो गुलामगिरी के लेखक थे। चलिए बढ़ते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम हैं। तो उनके नाम कौन कौन से हैं? समाप्यता के आधार पर बोल रहा है तो यहाँ पे देखेंगे नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे संसाधन जो फिर से नवीकृत हो सकते हैं, फिर से जो है पुनः निर्माण किया जा सकता है। अनवीकरणीय जो लंबे समय तक जो है उपयोग करने के बाद वो जो है समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वो पुनः प्राप्ति के लिए कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखेंगे संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया हुआ है, इनमें से सभी। क्योंकि ये वायुमंडलीय तापमान भी इसका राइट आंसर होगा, ओजोन परत का अवक्षय भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण का प्रदूषण ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से तीनों आंसर है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट हम 15 नंबर पे पहुंच गए हैं। 15 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे जो है देखिए इनमें से सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी में क्या होता है, विविधता बनी रहती है, तो ये तो इसका राइट आंसर होगा। फिर दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन, जीवन साध्य
संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, जीनी विविधता को संरक्षित करती है, तीनों इसका राइट आंसर है। तो तीनों वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इनमें से सभी लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 4, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर दिया हुआ यहाँ पे 4 में ही रक्षित वन को जो है वो सर्वाधिक क्या है, मूल्यवान माना जाता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो ऑप्शन को एक एक करके आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए, ऑप्शन को एक एक करके पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है पहले अपने मन से आंसर दीजिए, फिर जो है वो आंसर को यहाँ पे मैच करवाइए, तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आपका जो है यहाँ पे एक तरह से मॉक टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। और उसके बाद जो है अगर जो गलत होगा क्वेश्चन उसको आप थोड़ा टिक कर लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए फिलहाल जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, तो ये भी इसका राइट आंसर है। रसायनों के अधिक प्रयोग से, तो ये भी इसका राइट आंसर है। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, तो ये भी इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आती है। तो मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही खरीफ फसल दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है राजस्थान, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, आधा क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच गए हैं। 20 नंबर, टोटल 40 है उसमें से 20 तक पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं, जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। तो यहाँ पे देखेंगे जलाक्रांता हो गया है, तो ये भी बात सही है। लवणता हो गया है, ये भी बात सही है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है, ये भी बात सही है। और इनमें से जो है वो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सभी आंसर जो है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लौह अयस्क जो ऑप्शन में दिया हुआ है दूसरा में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में लौह अयस्क को ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में अगर बात करेंगे तो देखिए ऊर्जा का उत्पादन करना है तो यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम जो है इसका जो है वो क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण जो है
यहाँ पे देखिए मानव के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, पशुओं पर भी बुरा प्रभाव डालता है, पौधों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 24 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 24 को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो है वो अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। इसका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ आंसर, यही इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखेंगे जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो वहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को पढ़ के सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली को जो है वो राजभाषा घोषित कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा, तो ये इसका राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता मतलब इसको प्रायोरिटी दिया गया, मतलब इसका जो है वो समझ लीजिए, ये प्राथमिकता मतलब समझ लीजिए कि उसको जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑफर दिया गया। और तीसरा बात करेंगे यहाँ पे तो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। मीन्स बौद्ध धर्म के लोगों को जो है वहाँ पे बढ़ावा दिया गया। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ इनमें से सभी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 26 पे पहुँच गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो देखिए कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर जो अंकुश रखता है वो सांसद नहीं रखता, राष्ट्रपति नहीं रखता, प्रधानमंत्री नहीं रखता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यायपालिका हो जाएगा। देखिए दोस्त, यह जो क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना देखे आप इस क्वेश्चन को बिना देखे जो है आप एग्ज़ाम में नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका जो है बहुत मार्क्स जो है वो क्या होगा, कम आएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है, PYQ है, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है। और झारखंड बोर्ड में ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है, इसलिए इसको बिना देखे आप तो जाना ही नहीं, नहीं तो आप समझ जाइए कि कितना मार्क्स आपका कम आएगा। ये आप खुद ही समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगला जो आने वाला क्वेश्चन है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखा है पोखरण जहाँ भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, अपने नहीं होगा यहाँ पे, आपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पोखरण है, मेनली ये पूछा है कि पोखरण जो है जो 1998 में वहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया वो भारत के किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखेंगे ये राजस्थान के स्टेट में है, राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही राजस्थान दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो होता है अधिकांशतः किस चीज़ पर आधारित होता है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है मृत्यु पर, तो ये इसका गलत आंसर है। विवाह पर, ये भी इसका गलत आंसर है। शिक्षा पर, ये भी गलत आंसर है। जन्म पर, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म
ही सामाजिक समुदाय का निर्णय करता है, कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्णय करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दूसरा में ही लिखा हुआ है, सांप्रदायिकता कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में जो है इसके आने की 100% चांसेस है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन, जिसको हम ये भी बीच वीडियो में बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तभी हम जो एक एक क्वेश्चन जब डिस्कस कराते हैं तो उस समय हम एक एक क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए VVI का जो है वो टिक भी लगा देते हैं। चलिए, इसीलिए आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। फिलहाल जो है वीडियो को देर नहीं करना है, इसलिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? अगर इसका बात करेंगे तो ये जो है राष्ट्रीय आय को नहीं कहा जाता, प्रति व्यक्ति, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को जो है वो औसत आय भी कहा जाता है, और यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब क्वेश्चन को बिना देखे आप तो जाना ही नहीं, नहीं तो समझ जाइए आपका कितना मार्क्स कटेगा, कितना मार्क्स जो है वो फाइनल एग्जाम में आपका कम आएगा, और आपसे जो है कई लोग आगे निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर रोजगार की शर्तों के आधार पर, देखिए ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, तो यहाँ पे देखिए यही इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को जो है वो आधार बनाकर विभाजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एडजस्ट करके। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तृतीयक क्षेत्र, तो ये तो नहीं होगा। द्वितीयक क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को आप देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में ही लिखा हुआ है मुद्रा। मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर पहुंच गए हम लोग। लिखा हुआ है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पे क्या होता है, बाजार नज़दीक हो, ये भी राइट आंसर है। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, ये भी ठीक बात है। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 में जो है इनमें से सभी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 36 पे आ गए हम लोग। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो यहाँ पे देखेंगे बैंक, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है।
विदेशी व्यापार, हाँ देखिए विभिन्न देशों के बारे में बोल रहा है तो विदेशी व्यापार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में दिया हुआ है अत्यधिक खाद की कमी से, तो ये भी राइट आंसर है। खादानों की जमाखोरी से, ये भी राइट आंसर है। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से, ये भी राइट आंसर है। इस तरह से तीनों ऑप्शन राइट है, तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है शक्तिशाली और प्रभावी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 पे पहुंच गए हम लोग। 39 को देख लेते हैं। लिखा हुआ अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ पहुंच गए हैं। आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं वो लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग जो है वो एग्ज़ाम में आने का चांसेस है इससे बहुत सारा क्वेश्चन। इसलिए आप ध्यान रखें कि जैक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं PYQ, वो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है सब, इसलिए यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। आप जानते होंगे ये भी कि जैक जो है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है और क्वेश्चन को रिपीट करता है तो इसका आने का तो चांसेस बनता ही है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको जो है वो मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूं और जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करने के लिए बोलना ना भूलें ताकि हम आपका वीडियो जो है वो रेगुलर इंटरवल पे मतलब डेली का डेली जो ला रहे हैं वो 3-4 वीडियो लाते रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ तब तक आप भी सांस नहीं लेंगे और हम भी सांस नहीं लेंगे। मतलब सांस लेना है लेकिन काम करते हुए सांस लेना है, मतलब पूरे तरीके से मेहनत करते हुए और एग्ज़ाम में जो है एक से एक बेहतर मार्क्स लाना है, टॉप रैंकर्स बनना है। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों के मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे सरकार को सजग बनाए रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंदोलन को सफल बनाना, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 में ही दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब जो है हम पूरे 40 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं और ये 40 क्वेश्चन जो है वो जैक का समझिए कि फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 ईस्वी में, 2023 का जो है वो फाइनल क्वेश्चन था और एक एक क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। शुरू से अंत तक आपको वीडियो को देखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो है बहुत सारा मार्क्स जो है इससे जो है वो बहुत सारे मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनने वाला है। और यह जो है अगर वीडियो को आप मिस कर देंगे तो आपका जो है बहुत सारा जो है मार्क्स जो है वो कम आ पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और फाइनली जो है इस वीडियो को और लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए फ़िलहाल के लिए
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अब जो है नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, और इसके लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको जो है नए वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो है वीडियो को आप इससे क्या करेंगे, मिस नहीं करेंगे। वीडियो जैसे ही आएगा, अपलोड होगा, वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप भी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ देख लेंगे, तो आप दौड़ में जो है वो पीछे नहीं रहेंगे, दौड़ में जो है वो आगे ही निकलने का कोशिश करेंगे। आप जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे और भी मेहनत करते रहिए। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, और वीडियो को जो है हम भी लगातार बनाते आ रहे हैं। आप वीडियो को बस लगातार देखिए, हम आपको जो है बेहतर मार्क्स दिलाकर ही रहेंगे। चलिए, इसमें तो मेरा 100% गारंटी है कि वीडियो में जो है आप अगर बने रहेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स दिलाने का हम काम करेंगे। चलिए, फ़िलहाल जो है वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।